कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि द्रव चालित मशीन क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रव चालित मशीन क्या होती है। दोस्तों, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल कानून के अनुसार कार्य करता है। दोस्तों, पास्कल के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है, जिसे हम पास्कल का सिद्धांत या नियम कहते हैं। दोस्तों, हाइड्रोलिक मशीनें वह मशीनें होती हैं जो तरल ऊर्जा का आसान काम करने के लिए उपयोग करती हैं। पास्कल के नियम के मुताबिक यदि हम एक बंद और ना बदलने वाले तरल पदार्थ पर दबाव बनाया जाए तो वो दाब बिना किसी बदलाव के पूरे तरल में बराबर फैल जाएगा। चलिए दोस्तों इसे उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, यह एक यू आकार का ट्यूब है जो दो रिसाव रहित पिस्टन से बंद है, लेकिन दोनों पिस्टन का जो काट है वो अलग अलग है। एक पिस्टन का अनुप्रस्थ काट दूसरे से बड़ा है। हम यह कहेंगे कि A1 यहाँ पे छोटा है A2 से, मतलब A2 यहाँ पर बड़ा काट है, जहाँ A1 और A2 U ट्यूब के अनुप्रस्थ काट है। दोस्तों, जब हम बाएं पिस्टन पर F1 बल लगाते हैं तो दाब यहाँ पर लगेगा, वो होगा F1 भाग A1। जैसे कि A1 काट छोटा है तो हम बहुत सारा दाब आसानी से सम्मानित बल का उपयोग कर पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अब यह दाब बराबर मात्रा में पूरे तरल पर फैलता हुआ बड़े ट्यूब की ओर चला जाता है। अब यहाँ पर जो बड़े ट्यूब का मतलब जो बड़े पिस्टन पर दाब होगा वो होगा F1 भाग A1। तो बड़े पिस्टन पर जो कुल बल काम करता है वो होगा F2। और हम जानते हैं कि बल बराबर होता है दाब और क्षेत्रफल के, तो यहाँ जो दाब है वो होगा F1 भाग A1 और जो क्षेत्रफल होगा वो है A2। तो इसके अनुसार जो बल होगा वो होगा F2 बराबर F1 भाग A1 गुणा A2। दोस्तों, अगर आपने यहाँ देखा हो तो दूसरे ट्यूब यानी दूसरे पिस्टन पर लगाया गया ऊपरी बल छोटे पिस्टन पर लगाए गए बल से A2 गुना ज्यादा होगा। तो हम यहाँ भारी गाड़ी उठाने के लिए काफी बल पैदा कर सकते हैं। बस हमें बाएं हाथ के पिस्टन मतलब छोटे पिस्टन को हल्का सा नीचे धक्का देने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा कि जो हाइड्रोलिक का इस्तेमाल है वो बहुत सारी भारी भरकम वाहन जैसे कि ट्रक्स और बुलडोजर में बहुत कम बल पर एक विशाल बल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल भारी वाहनों में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धरा रेखी प्रवाह क्या होता है। दोस्तों, अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उसमें हमने देखा कि तरल जो था वो विराम अवस्था में था, लेकिन अब जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि तरल जो है वो विराम अवस्था में नहीं है। दोस्तों, चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। जब हम पानी की टोटी को धीरे से खोलते हैं तो आरंभ में पानी उर्मीहीन गति में बहता है, लेकिन जब पानी की गति बढ़ती है तो वह अपनी उर्मीहीन गति को छोड़ देता है। दोस्तों, जब पानी का बहाव उर्मीहीन गति में होता है
तो उसे हम कहते हैं स्तरीय प्रवाह। और जब पानी का बहाव उर्मिहीन गति को छोड़ देता है, मतलब बहुत तेजी से बहने लगता है, तो उसे हम कहते हैं प्रसुत प्रवाह। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्तरीय प्रवाह क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक पाइप है जिसमें तरल बह रहा है। अगर हम किसी एक बिंदु को लें तो यहाँ हम देखेंगे कि किसी स्थान से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण का वेग समय में अचर होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थान के विभिन्न बिंदुओं पर वेग समान है। जैसे जैसे कोई विशिष्ट कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ता जाता है, इसका वेग बदलता जाता है। अर्थात किसी दूसरे बिंदु पर कण का वेग भिन्न हो सकता है, परंतु दूसरे बिंदु से गुजरने पर कण ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वहां से ठीक पहले गुजरने वाले कण से किया था। दोस्तों, यदि किसी बिंदु पर हर गुजरने वाले तरल कण का वेग समान रहता है तो प्रवाह को स्थिर प्रवाह कहा जाता है। मतलब प्रत्येक कण निष्कोष पथ पर चलता है और कणों के पथ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दोस्तों, किसी तरल अपरिवर्ती प्रवाह में जिस पथ पर कण गमन करता है उसे हम धरा रेखा कहते हैं। किसी बिंदु पर तरल कण का वेग सदैव ही धरा रेखा के उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, जो धरा रेखा प्रवाह को परिभाषित करता है। दोस्तों, अगर कणों के पथ एक दूसरे को काटते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रसुत प्रवाह। दोस्तों, जब एक तेज प्रवाही धारा चट्टान से टकराती है तो हम देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे फैम भंवर जैसे बनते हैं, जिन्हें हम दूध धारा भी कहते हैं। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों, तरल प्रवाह एक जटिल परिघटना है, परंतु ऊर्जा संरक्षण का प्रयोग करते हुए हम अपरिवर्ती अथवा धारा प्रवाह की कुछ विशिष्ट गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गति में तरल से जुड़ी 3 ऊर्जाएं हैं, जो कि है दबाव ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। दोस्तों, ऊर्जा के संरक्षण के कानून के अनुसार कुल ऊर्जा सुरक्षित है, जिसके अनुसार तरल द्वारा प्राप्त ऊर्जा के 3 रूप आपस में जुड़े हुए हैं। बर्नौली का समीकरण स्विस की एक वैज्ञानिक डैनियल बर्नौली द्वारा दिया गया है। बर्नौली के नियम के अनुसार जब हम किसी धारा रेखा के अनुदिश गति करते हैं तो दाब P प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योग अचर रहता है। दोस्तों, चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये एक आदर्श तरल का प्रवाह है जिसका घनत्व ρ है। मान लीजिए कि x बिंदु पर चाल v1 है और y बिंदु पर चाल v2 है और डेल्टा t यहाँ पर अल्प अंतराल है जिसमें तरल प्रवाहित होगा। h1 और h2 यहाँ बिंदु x और बिंदु y पर ऊंचाई है और यहाँ फलक A1 और A2 पर जो दाब है वो है P1 और P2। दोस्तों, सांतत्य के समीकरण के अनुसार किसी भी क्रॉस सेक्शन में ट्यूब के माध्यम से जाने वाला तरल का कुल द्रव्यमान है A1 V1 बराबर A2 V2, जो कि बराबर है प्रति सेकंड तरल प्रवाह की मात्रा के, और इसे हम लिख सकते हैं V के बराबर। मतलब m भाग ρ के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर A1 V1 और A2 V2 x और y बिंदु पर तरल प्रवाह को दर्शाते हैं। तो x पर दबाव के कारण बल के विपरीत तरल तत्व पर प्रति सेकंड कार्य बराबर है P1 A1 V1 बराबर P1 V। उसी प्रकार बिंदु y पर दबाव के कारण बल के विपरीत तरल तत्व पर प्रति सेकंड बराबर है P2 A2 V2 बराबर P2 V। तो इसके अनुसार जो कुल कार्य आएगा वो है P1 V घटा
P2V। दोस्तों, इस कार्य का कुछ भाग तरल की गतिज ऊर्जा परिवर्तित करने में चला जाता है तथा शेष भाग तरल की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करने में चला जाता है। दोस्तों, यदि पाइप का प्रवाहित तरल का घनत्व ρ है तो इसके अनुसार जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आएगी वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर है डेल्टा U बराबर mgh2 घटा mgh1 और गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो बराबर है डेल्टा K बराबर 1/2 mv2 वर्ग 2 घटा 1/2 mv1 वर्ग 2। तरल के इस आयतन पर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं जिससे हमें निम्नलिखित संबंध प्राप्त होता है। जब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास यह समीकरण आएगा। अब आप इस समीकरण को m से विभाजित कीजिए जिसके बाद हमारे पास ये समीकरण आएगा। यहाँ पर m से m एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जिसके बाद हमारे पास जो समीकरण आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है m भाग v के, तो इसके अनुसार जो हमारे पास समीकरण आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा P भाग रो जमा GH जमा 1/2 V वर्ग 2 बराबर K, जो कि स्थिरांक है, जिसके अनुसार P जमा रो GH जमा 1/2 रो V वर्ग 2 बराबर स्थिरांक के बर्नौली का सिद्धांत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि द्रव चालित मशीन क्या होती है, जिसके बाद हमने देखा कि बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि टॉरिसेली का नियम क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि गतिक उत्पादक मतलब लिफ्ट कैसे कार्य करती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। बर्नौली के प्रमेय में खाली स्थान संरक्षित है। ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक, कोणीय गति। जब पानी का प्रवाह गति में उर्मीहीन होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्तरीय प्रवाह, पृष्ठ तनाव, प्रबुद्ध प्रवाह, ऊपर में से कोई नहीं। बर्नौली का समीकरण खाली स्थान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। चुंबकत्व, तरल पदार्थ का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, प्रकाश, विद्युत प्रभाव। हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ट्रकों में, बुलडोजर में, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। जब पानी का प्रवाह उर्मीहीन गति में नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्तरीय प्रवाह, पृष्ठ तनाव, प्रबुद्ध प्रवाह, ऊपर में से कोई नहीं। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए
पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पुस्तक का अंतिम अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है संचार व्यवस्था। आज इस वीडियो में हम इस अध्याय का पहला भाग समझेंगे। दोस्तों, इस संसार का प्रत्येक प्राणी अपने चारों ओर के संसार एवं अन्य प्राणियों के साथ लगभग निरंतर ही सूचनाओं के आदान प्रदान करता रहता है। किसी सफल संचार के लिए यह आवश्यक है कि प्रेषक एवं ग्राही दोनों ही किसी सर्व सामान्य भाषा को समझते हों। मानव निरंतर ही यह प्रयत्न करता रहा है कि उसका मानव जाति से संचार गुणता में उन्नत हो। मानव प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक संचार में उपयोग होने वाली नई नई भाषाओं एवं विधियों की खोज करने के लिए प्रयत्नशील रहा है, ताकि संचार की गति एवं जटिलताओं के पदों में बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दोस्तों, आधुनिक संचार की जड़ें 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सर जगदीश चंद्र बोस, FB मोर्स, G मार्कोनी तथा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्य द्वारा डाली गई। इस अध्याय में हम जानेंगे संचार व्यवस्था के अवयव, इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली को। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। दोस्तों, संचार सभी सजीव वस्तुओं के जीवन के प्रत्येक चरण में व्याप्त है, चाहे संचार की कोई भी प्रकृति हो। प्रत्येक संचार व्यवस्था के 3 आवश्यक तत्व होते हैं: प्रेषित्र, माध्यम या चैनल तथा अभिग्राही। किसी संचार व्यवस्था में प्रेषित्र किसी एक स्थान पर अवस्थित होता है, अभिग्राही किसी अन्य स्थान पर, चाहे वो पास हो या दूर, वहां पर अवस्थित होता है, तथा चैनल एक ऐसा भौतिक माध्यम है जो इन्हें एक दूसरे से संयोजित करता है। चैनल का प्रकार संचार व्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। यह प्रेषित्र तथा अभिग्राही को संयोजित करने वाले एक तार अथवा केबल के रूप में हो सकता है, अथवा वह बेतार यानी वायरलेस भी हो सकता है। प्रेषित्र का उद्देश्य सूचना स्रोत द्वारा उत्पन्न संदेश सिग्नल को चैनल द्वारा प्रेषण के लिए उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना होता है। जब कोई प्रेषित सिग्नल चैनल के अनुदेश संचारित होता है, तो यह चैनल में अपूर्णता के कारण विरूपित हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रेषित सिग्नल में नॉइस यानी रव मिल जाता है। फलस्वरूप अभिग्राही प्रेषित सिग्नल का विकृत रूप प्राप्त करता है। अभिग्राही का कार्य प्राप्त सिग्नल को प्रचालित करना होता है। यह इस सूचना सिग्नल की पुनः संरचना करके इसे मूल संदेश सिग्नल को पहचान सकने योग्य रूप में लाता है, ताकि संदेश प्राप्तकर्ता को पहुंचाया जा सके। दोस्तों, इसके अतिरिक्त संचार के 2 मूल ढंग हैं। पहला बिंदु से बिंदु तक संचार तथा दूसरा प्रसारण। बिंदु से बिंदु तक संचार विधि में एकल प्रेषित्र तथा अभिग्राही के बीच के संयोजन यानी लिंकेज से होकर संचार होता है। इस विधि के संचार का एक उदाहरण है टेलीफोन व्यवस्था। इसके विपरीत प्रसारण विधि में किसी एकल प्रेषित्र के तदनुरूपी बहुत से अभिग्राही होते हैं। प्रसारण विधि द्वारा संचार के उदाहरण रेडियो तथा टेलीविजन हैं। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली को, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसड्यूसर। दोस्तों, ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति है जो कुछ भौतिक चरों जैसे कि दाब,
विस्थापन, बल, ताप आदि को अपने निर्गत पर तदनुरूपी विद्युतीय सिग्नल के चरों में रूपांतरित कर सकती है। या इसे सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है। अगला शब्द है सिग्नल। दोस्तों, प्रेषण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप में रूपांतरित सूचना को सिग्नल या संकेत कहते हैं। ये सिग्नल या संकेत या तो अनुरूप यानी एनालॉग अथवा अंकीय यानी डिजिटल हो सकते हैं। अगली शब्दावली है रव यानी नॉइस। रव से तात्पर्य उन अवांछनीय सिग्नलों से है जो किसी संचार व्यवस्था में संदेश सिग्नलों के प्रेषण तथा संसाधन में विक्षोभ का प्रयास करते हैं। रव उत्पन्न करने का स्रोत व्यवस्था के बाहर अथवा भीतर हो सकता है। अगला शब्द है प्रेषित्र। दोस्तों, प्रेषित्र प्रवेशी संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए उपयुक्त बनाता है। अगला है अभिग्राही। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछनीय संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। अगला शब्द है क्षीणता। दोस्तों, माध्यम में संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता में क्षति को क्षीणता कहते हैं। अगला है प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन। यह किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसे प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर कहते हैं के उपयोग में सिग्नल आयाम में वृद्धि की प्रक्रिया है। संचार व्यवस्था में क्षीणता के कारण होने वाले क्षय की क्षतिपूर्ति के लिए प्रवर्धन आवश्यक है। दोस्तों, प्रवर्धन स्रोत तथा लक्ष्य के बीच उस स्थान पर किया जाता है जहां सिग्नल की प्रबलता अपेक्षित प्रबलता से दुर्बल हो। अगला शब्द है परास यानी रेंज। यह स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। बैंड चौड़ाई या बैंडविड्थ। बैंड चौड़ाई से हमारा तात्पर्य उस आवृत्ति परास से है जिस पर कोई उपकरण प्रचालित होता है, अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान हैं। अगला शब्द है मॉड्यूलन यानी मॉड्यूलेशन। दोस्तों, निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों, संदेशों या सूचनाओं को अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है जो सूचना के वाहक की भांति व्यवहार करती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलन। अब ये मॉड्यूलन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें संक्षेप में AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तथा PM यानी फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले भागों में जानेंगे। अगला शब्द है विमॉड्यूलन या डीमॉड्यूलेशन। दोस्तों, इस प्रक्रिया को जिसमें अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना की पुनः प्राप्ति की जाती है विमॉड्यूलन कहते हैं। यह मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया है। और अंतिम शब्द है पुनरावर्तक। पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित्र का संयोजन होता है। पुनरावर्तक प्रेषित्र से सिग्नल चयन करता है, उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को पुनः प्रेषित कर देता है। कभी कभी तो वाहक तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन भी कर देता है। पुनरावर्तकों का उपयोग किसी संचार व्यवस्था का परास विस्तारित करने के लिए किया जाता है। कोई संचार उपग्रह वास्तव में अंतरिक्ष में एक पुनरावर्तक स्टेशन ही है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने जाना संचार व्यवस्था के अवयव और इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली को। अगले वीडियो में हम जानेंगे सिग्नलों की बैंड चौड़ाई, प्रेषण माध्यम की बैंड चौड़ाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। तब तक के लिए गुड बाय।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार। इस वीडियो में हम इस अध्याय का परिचय, डीएनए और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ तक हमको पता चल ही गया है कि कारक या जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं और इसका पता मेंडल ने लगाया था और इसका विश्लेषण भी उन्होंने किया था। इसके बारे में हम इससे पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, लेकिन ना तो हमें जीन की संरचना के बारे में पता चला और ना ही हमें पता चला है कि ये किस चीज से बने हैं। तो इस अध्याय में हम न्यूक्लिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि ये सारे जीन्स होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अम्ल है उसे हम कहते हैं डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इन दोनों के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए डीएनए से शुरू करते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए एक अणु है जो वंशानुगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देशों को ले जाने के लिए जिम्मेदार है, जो पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि डीएनए की खोज कैसे हुई। फ्रेडरिच मेस्टर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी और फ्रेडरिच मेस्टर की आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं और इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया। और डीएनए की प्रसिद्ध द्विकुंडलीय संरचना को जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों, अब डीएनए की कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये डीएनए का एक भाग है और यहाँ पर क्षार यानी कि बेस होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो डीएनए की लंबाई को इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार युग्म यानी कि बेस पेयर से हम उनको पता कर सकते हैं और निर्भर होती है उन पर ये। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और क्षार युग्मों से मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि एक क्षार के साथ जो दूसरा क्षार जुड़ा होता है उसे हम क्षार युग्म यानी कि बेस पेयर्स कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम कुछ जीवों को देखेंगे और उनके डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि जो सबसे पहला उसे हम कहते हैं 5X174 जीवाणु भोजी। इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और इकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, इसमें 4.6 गुणा 10 की पावर 6 बेस पेयर्स यानी कि क्षार युग्म इतने होते हैं इसमें। और मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 गुणा 10 की पावर 9 बीपी यानी कि बेस पेयर्स यानी कि क्षार युग्म होते हैं। तो इतने मनुष्य के डीएनए में होते हैं और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और डीएनए की संरचना को समझते हैं। तो इतना तो हम जान ही चुके हैं कि डीएनए कोशिका के अंदर होता है। विशेष रूप में अगर मैं बोलूं तो ये केंद्रक में होता है, जहां पर 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों के। हर एक गुणसूत्र में डीएनए होता है जो कि टाइटली पैकेज होता है हिस्टोन प्रोटीन के आसपास। और यहाँ पर दोस्तों इनके जीन्स होते हैं जिसके पास प्रोटीन बनाने के लिए सारे निर्देश होते हैं। चलिए अब डीएनए की संरचना को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें पेंटोज शर्करा होती है जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और नाइट्रोजनी क्षार होता है यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस।
और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना को बनाते हैं, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है और यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार होता है। आइए दोस्तों, नाइट्रोजनी क्षार को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये 5 तरह के होते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला उसे हम कहते हैं गुआनिन, इसको हम G से दिखाते हैं। एडेनिन, इसको हम A से दिखाते हैं। साइटोसिन, इसको हम C से दिखाते हैं। थायमिन, इसको हम T से दिखाते हैं। और 5वां होता है यूरासिल, जिसको हम U से दिखाते हैं। गुआनिन और एडेनिन प्यूरिन्स होते हैं, जो कि डबल रिंग संरचनाएं होती है, यानी कि इनमें 2 रिंग होती है, और जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं। और दूसरी ओर साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल पैरामिडिन्स होते हैं, और ये सिंगल रिंग संरचनाएं होती हैं, जिसमें कि एक रिंग आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि यूरासिल ये आरएनए के अंदर होता है थायमिन की जगह पर। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, और यहाँ तक आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं। अब ये दोनों ही शब्द एक जैसे लग रहे हैं, तो आपको ध्यान से ये चीज सुननी है। इसमें हम सबसे पहले एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में समझेंगे। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। इसमें नाइट्रोजनी क्षार एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है। तो इस स्ट्रक्चर को या इस संरचना को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजनी क्षार होता है और पेंटोज शर्करा होती है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और फॉस्फोएस्टर लिंकेज को समझेंगे। जब फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। जैसे कि डीएनए के केस में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये सारी चीजें उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर रहती है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोएस्टर लिंकेज की मदद से फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो इस संरचना को हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को समझते हैं। तो ये डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक भाग है। यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बंध होता है, जो कि फॉस्फोएस्टर लिंकेज की मदद से बनता है, और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, जो कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से बनता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नाइट्रोजनी क्षार हैं, और अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़ रहे हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। और यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन आपस में जुड़ रहे हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। और दोस्तों, यहाँ पर 5 प्राइम किनारा होता है और यहाँ पर 3 प्राइम किनारा होता है। 5 प्राइम किनारे पर एक स्वतंत्र फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम किनारे पर OH ग्रुप होता है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए अब डीएनए अनुक्रम को समझते हैं। डीएनए अनुक्रम का मतलब है कि किस प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार डीएनए में लगे हुए हैं, डीएनए रज्जुक में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बात लिख दी, क्षार युग्मन यानी कि बेस पेयरिंग एक दूसरे के पूरक हैं। अब इस बात से हमें क्या पता चल रहा है? चलिए हम इसको एक उदाहरण से लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक डीएनए रज्जुक का अनुक्रम लिख दिया है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, क्षार युग्मन एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस बात से हम इसके दूसरे रज्जुक का अनुक्रम का हम पता लगा सकते हैं, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि उसका सीक्वेंस या अनुक्रम क्या होगा। तो आप
इसकी कल्पना कीजिए और इसको कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो इसके जो दूसरे रज्जुक का जो अनुक्रम होगा वो होगा ये, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 4 युग्मन एक दूसरे के पूरक हैं और हमको पता है कि एडेनिन थायमिन से हमेशा जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है। तो ऐसे करके हमने दूसरे डीएनए रज्जुक का अनुक्रम पता कर लिया है। और आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि दोनों श्रृंखला प्रति समानांतर ध्रुवणता वाली हैं। इसका मतलब है कि एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगी तो दूसरी की ध्रुवणता होगी 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल डोग्मा को समझते हैं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जो डीएनए होता है वो अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से एमआरएनए में बदलता है और एमआरएनए रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन कुछ वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, जिसमें कि जो आरएनए है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की वजह से डीएनए में वापस बदलता है। इस वीडियो में हमने डीएनए के बारे में बात करी, जिसमें कि हमने डीएनए की संरचना और इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में चर्चा करी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, आनुवंशिक पदार्थ की खोज और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है।
मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव!
तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-awards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता, चल। क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझाओ। अरे रुको। एक पहेली सुलझाओगी? तो कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही कर। हाँ रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं, मेरे मौसा। नहीं, फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ, चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है।
हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जान, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे, पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या कर रही है? अरे खींचो मत। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।